तो हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं रामेश्वर जांगीड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरजे विंटेज स्टडी। आज के वीडियो में हम लोग अध्याय नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि आखा तीज और अक्षय तृतीया, आखा तीज को कहते हैं अक्षय तृतीया पर हुए विवाह की खबर पढ़कर जूही ने इसका कारण अपनी माँ से पूछा। माँ ने जवाब दिया, ये हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं का हिस्सा रहा है, पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए हैं और लोगों की समझ इस दिशा में बननी शुरू हुई है। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज में पहले प्रचलित थी। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और यह पूर्ण रूप से जन्म आधारित बन गई। इसमें धीरे धीरे नकारात्मकता का समावेश हुआ। हम जानते हैं समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मकता जो है कई प्रकार की विकृतियां को जन्म देती है। उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका और इसके विकृत रूप ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में फैल गई। तत्कालीन सामाजिक सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने की दिशा में कार्य किया। अब देखने वाले हैं प्रमुख समाज सुधार। राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी अहस्तक्षेप की नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसलिए पहले आवश्यक सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती के प्रयास से राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। अब पहला है सती प्रथा का उन्मूलन, यानी सती प्रथा पर कैसे पाबंदी लगी, कैसे उसको हटाया गया। तो सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्र में प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी सती प्रथा को रोकने के प्रयास किए। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयास से प्रेरित होकर 1829 में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब किया था? 1829 में। और किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। फिर राजस्थान की बात करें तो सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयास से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। पूछ ले कि भाई राजस्थान के अंदर सती
प्रथा निषेध कानून पारित करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो जयपुर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसके पश्चात कोटा, जयपुर, मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। इसके बाद है कन्या वध प्रतिबंध। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि कन्या वध पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? कोटा रियासत। कौन सी रियासत? कोटा रियासत। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर आदि राज्यों ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर है तीसरा, बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून। बाल विवाह का मतलब क्या हो गया? छोटे बच्चियों का विवाह करना, और अनमेल का मतलब शादी की उम्र जो है बेमेल हो विवाह, जैसे कि बच्ची की उम्र मान लो आपका 18 साल और लड़के की उम्र मान लो भाई 40, 45, 50 साल, तो ये बेमेल विवाह कहलाता है या अनमेल विवाह कहलाता है। तो इसके लिए भी निषेध कानून बनाया गया। कम उम्र की कन्याओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना क्या कहलाता है? अनमेल विवाह। तथा अवयस्क बालक बालिकाओं का विवाह कर देना, ये क्या कहलाएगा? आपके बाल विवाह। दोनों ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलन में थी। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई। ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल और बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए किसने कदम उठाए? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके आगे 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान की वह रियासत जिसने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया, अलवर रियासत। और कब बनाया? आपके 10 दिसंबर 1903 में। इसके बाद है चौथा, दास प्रथा का उन्मूलन। भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्ठा और उच्चता का आकलन होने लगा था। ये शासक, सामंत और धनिकों के यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाड़ी के रूप में समझा जाता था। प्रश्न बन सकता है कि चाकर या हाड़ी प्रथा क्या है? तो ये दास प्रथा का एक रूप है। इसे समाप्त करने हेतु अंग्रेजों के द्वारा 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो दास प्रथा को प्रतिबंध लगाने वाले थे अंग्रेज, और उन्होंने इस दास प्रथा को जो है 1833 के चार्टर के द्वारा हटाया। ये भी याद रखना है। फिर आगे है डायन प्रथा निर्मूलन। डायन प्रथा क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्री पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्याप्त थी। यह अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्य में इस प्रथा का अधिक प्रचलन था। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि किन राज्यों में डाकन प्रथा का अधिक प्रचलन था, जिनमें से एक मेवाड़, एक कोटा रियासत। 1853 में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंध करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासत के शासक पर दबाव बनाया, और कुछ रियासत द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी कि
1853 में डाकन प्रथा भी जो है समाप्त हो गई। इसके बाद है शैक्षणिक सुधार। शिक्षा से संबंधित कौन कौन से सुधार हुए? भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्यारंभ, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब, मदरसे, मठ आदि रहे हैं। यानी प्राचीन काल में शिक्षा के ये विभिन्न प्रकार के स्थान रहे हैं। परिवार, प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। राजपूताना में भी शिक्षा के विभिन्न कालक्रम से गुजरी है। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देसी शिक्षा, इंडिजीनियस एजुकेशन से संबोधित किया। यानी 19वीं शताब्दी से पूर्व की जो शिक्षा है भारत की, ठीक है, उसको ब्रिटिशर्स ने क्या नाम दिया? देसी शिक्षा। और अंग्रेजी में पूछें तो इंडिजीनियस एजुकेशन, इस नाम से संबोधित किया। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया गया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में एक और शिक्षा का पारंपरिक स्वरूप नजर आता है तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। यानी अंग्रेजों के द्वारा अजमेर में पहला आधुनिक शिक्षा का जो स्कूल है वो कहाँ खोला गया? अजमेर के अंदर। और कब खोला गया? 1819 में। इसके पश्चात पुष्कर, बिनाई, केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों के द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप ये सभी स्कूल बंद कर दिए गए। 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई। तो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया? 1835 में अंग्रेजी को राजकीय भाषा बना दी, अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ गया। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासत में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। तो एक केवल जैसलमेर रियासत बची थी, बाकी पूरे राजस्थान के अंदर ही आधुनिक स्कूल खुल चुके थे। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। रियासतों में हाई स्कूल कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ हुई। राजपूत शासकों, रियासतों के शासक, राजकुमार, सामंतों के पुत्र के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंधन करने के उद्देश्य से 1872 के अंदर, कब? 1872 के अंदर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है याद करने लायक। 1872 में वाइसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका प्रथम सत्र 75-76 में प्रारंभ हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 के अंदर वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में हुई थी। यह चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद है आपके पंडित जनार्दन राय नागर, जिन्होंने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 को राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना किसने की? पंडित जनार्दन राय नागर ने। उसके बाद बात करेंगे महिला शिक्षा से। 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया। तो कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया 1861 के अंदर। सरकार द्वारा 1866 में
पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया? तो ये भी पूछा जा सकता है। प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कहाँ पर खोला गया? पुष्कर के अंदर, पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा, इसके अंदर कब खोला गया था? 1866 के अंदर। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों ने भी कन्या विद्यालय खोले। अब पढ़ेंगे प्रमुख जननायक। राजस्थान की भूमि कुछ ऐसे जननायक भी हुए जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया बल्कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के साथ ही स्त्री शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए। अब है पहले भोगीलाल पांड्या। तो भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी नाम से जाना जाता है। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, भोगीलाल पांड्या को वागड़ के गांधी कहा जाता है। इनका जन्म 1904 के अंदर डूंगरपुर में हुआ। इन्होंने बच्चों और प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। ये पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या ने, डूंगरपुर के अंदर। फिर अगले हैं नानाबाई खाट और सेंगाबाई और कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारी ने नानाबाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। उनके मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई, नानाबाई खाट की। नानाबाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगाबाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और अपने वाहन के पीछे घसीटकर ले जाने लगे। किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका जिसका नाम था कालीबाई, जो खेत में घास काट कर आई थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे सेंगाबाई की रस्सी को दांतली से काट दिया और उन्हें बचा लिया। वाहन में बैठे फौजी ने कालीबाई पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। अल्पायु में ये बालिका शहीद हो गई। नानाबाई खाट, सेंगाबाई, कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद है करणी सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ था। 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए। सह शिक्षक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेल कूद, निशानेबाजी को प्रोत्साहित करने का कार्य किया और छात्रवृत्ति की शुरुआत भी इन्होंने की। फिर अगले हैं महत्वपूर्ण हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ है 24 नवंबर 1899 में जोबनेर, जयपुर के अंदर। एक कृषक परिवार में हुआ। प्रारंभ से ही समाज सेवा की भावना इनके मन में रही, जिसके कारण इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। 1929 में इन्होंने दूरस्थ और पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्य क्षेत्र चुन लिया। इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की थी वनस्थली टोंक के अंदर, जहां समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनः रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। ये आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। 1948 में जयपुर स्टेट के और 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने।
ठीक है। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? हीरालाल शास्त्री। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री और इनकी पत्नी, जिनका नाम था रत्ना शास्त्री। अब अगली उनकी पत्नी है रत्ना शास्त्री। रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, महिला और बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए और इसी कारण इन्हें कई सम्मान मिले, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज अवार्ड भी प्रमुख हैं। फिर आगे है किशोरी देवी। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म जो है दुलाराव का बास झुंझुनू जिले में हुआ। तो किशोरी देवी का संबंध हो जाएगा झुंझुनू जिले से। 1938 में इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह वहाँ के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया। अब किशोरी देवी के पति हैं सरदार हरलाल सिंह। इसके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया, महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह किया, महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। किशोरी देवी और सरदार हरलाल सिंह ये दोनों ही जो है शेखावाटी किसान आंदोलन में प्रमुख रूप से भागीदार रहे थे। अब है अंतिम मामा बालेश्वर दयाल। 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए इन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। ये प्रश्न पिछली रीट परीक्षाओं में आ चुका है कि जल, जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया? तो उनका नाम है मामा बालेश्वर दयाल। अब हम पढ़ेंगे कुछ शब्दावली, जैसे कि पहले अभिशप्त, इसका अर्थ होता है शाप लगा हुआ। उन्मूलन का अर्थ होता है समाप्त करना। पांडुलिपि का मतलब होता है हस्तलिखित प्रतिलिपि। प्रबुद्ध का अर्थ होता है बुद्धिजीवी या ज्ञानवान। अब स्टार्ट होते हैं हमारे प्रश्न। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथा प्रचलित थी? तो सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह। तो ये सारी जो कुप्रथाएं राजस्थान में प्रचलित थी। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ पर खोला गया? 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? आपके अजमेर के अंदर। अब आपको मिलान वाले प्रश्न करने हैं। तो दास प्रथा, अमृता देवी, मेयो कॉलेज और विद्या भवन, ये चीज़ आपको मिलान करनी है उदयपुर, अजमेर, कुरीति और खेजड़ली आंदोलन से। तो दास प्रथा क्या है? एक कुरीति है। अमृता देवी का जो संबंध है वो आपके हो जाएगा खेजड़ली आंदोलन से। मेयो कॉलेज का संबंध हो जाएगा आपके अजमेर में है मेयो कॉलेज, 1872 में इसकी स्थापना हुई थी। और अब है विद्या भवन, तो विद्या भवन है आपके उदयपुर के अंदर। इसके अलावा यहीं तक तो पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और पुस्तक, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि पुस्तक समाप्त होते ही सभी पार्टों के प्रश्न उत्तर मैं लेकर आऊँगा, जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे सारा मैं आपको बताऊँगा। तब तक आप जो है पुराने प्रश्न निकालिए और वीडियो को रिपीट कीजिए, जितना हो सके रिपीट कीजिए, तभी जो है आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।